आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से ताजमहल देखने जगत गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल में एंट्री करने से रोक दिया गया। भगवा कपड़े को पहने हुए अयोध्या से ताजमहल देखने पहुंचे थे जगत गुरु परमहंसाचार्य और उनके शिष्यों को न सिर्फ ताजमहल में दाखिल होने से रोका गया, हालांकि इस बुरे बर्ताव का भी संतों ने विरोध नहीं किया और बदसलूकी के बाद भी संत आशीर्वाद देकर अयोध्या वापस लौट आए हैं। संतों के अपमान पर ताजमहल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी उनसे माफी मांगी है। वहीं इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के पास से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। अधीक्षण पुरातत्वविद आर.के. पटेल का कहना है कि एक साधु के हाथ में दंड था जिसे लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद साधु वापस लौट गए और फिर वो नहीं आए। और देखिए अब ये बवाल बढ़ गया है, भगवाधारी होने की वजह से क्या रोका गया, अब ये सवाल बढ़ने लगा है। अयोध्या से ताजमहल देखने के लिए पहुंचे थे जगत गुरु, लेकिन उन्हें रोका गया और रोकने के बाद वो वापस अयोध्या चले गए। और चलिए अब आपको कुछ अहम जानकारी इस मसले को लेकर दे देते हैं। ताजमहल देखने गए जगत गुरु परमहंसाचार्य को रोका गया है। ताजमहल में एंट्री करने से परमहंसाचार्य को रोक दिया गया। दरअसल भगवा कपड़े पहनकर पहुंचे थे वो और शिष्यों को भी ताजमहल में दाखिल होने से रोक दिया गया। बदसलूकी के बाद बिना ताजमहल देखे लौट आए सभी और तैनात एएसआई आर.के. पटेल की दलील भी सामने आ चुकी है। जगत गुरु परमहंसाचार्य के हाथ में दंड होने की वजह से उन्हें रोका गया है, ये बात उन्होंने कही है, लेकिन अब इस पर विवाद बढ़ते जा रहा है। आगरा से मेरे सहयोगी नितिन भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्योंकि जगत गुरु परमहंसाचार्य ताजमहल बिना देखे लौट गए अयोध्या, लेकिन अब ये सवाल बढ़ने लगा है कि क्या भगवाधारी होने की वजह से, क्या संत होने की वजह से, दंड धारण करने की वजह से रोकना उचित है क्या? देखिए बिल्कुल ये बहुत ही मौजूद सवाल है कि क्या कोई भगवाधारी संत ताजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता? क्या कोई व्यक्ति या कोई ऐसा संत जिसके पास धर्मदंड है वो ताजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता? ये बिल्कुल बड़ा सवाल बना हुआ और इसका जवाब एएसआई को देना चाहिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना चाहिए और ताजमहल के जो कहा जाए सीआईएसएफ जो यहाँ सुरक्षा में लगे जो जवान हैं उनकी के जो अधिकारी हैं उनको देना चाहिए। देखिए यही पश्चिमी गेट है और कल शाम को 5:35 पर जब जगत गुरु शंकराचार्य परमहंसाचार्य जो अयोध्या छावनी से ताल्लुक़ रखते हैं वो अलीगढ़ में एक भक्त परिवार के यहाँ पहुँचे थे, वहाँ से वो अपने कहा जाए शिष्यों के साथ ताजमहल देखने पहुँचे तो उनको यहाँ रोक दिया गया और दलील दी गई कि उनके हाथ में धर्मदंड है, इसलिए आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और काफ़ी देर तक जब जिरह होती रही, बहस होती रही, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। यहाँ जो एसडी दास जो इंस्पेक्टर सीआईएसएफ है इस गेट पर इनकी ड्यूटी थी और उन्होंने कहा कि चूंकि आप भगवाधारी हैं, आपके हाथ में धर्मदंड है, इसलिए आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने और उनके शिष्यों ने टिकट भी खरीद लिए थे, वो टिकट के पैसे बाद में उनको मिल गए। लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी धार्मिक पहचान है वो अंदर जाना चाहता है, कोई कहा जाए कोई संत है, कोई मौलाना मुल्ला अंदर जाना चाहता है, तो ताजमहल में आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों उसको नहीं जाने दिया जाएगा? देखिए इसके पीछे अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो अक्सर ये ताजमहल वर्सेस तेजो महल प्रकरण लंबे समय से गर्माता रहा है, तो एक ये वजह भी रहती है कई बार लोग अपनी पहचान छुपाकर या कुछ इस तरह के धार्मिक क्रियाकलाप अंदर करते हैं जो बाद में लॉ एंड ऑर्डर और कहा जाए ताजमहल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। अब इस पर परमहंसाचार्य का कहना है कि उनका अपमान किया गया। सीआईएसएफ के जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने उनका अपमान किया। एसडी दास जो यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया और कहा कि आप भगवाधारी हैं और आपके हाथ में धर्मदंड है। तो अब इसको लेकर उनके जो शिष्य हैं उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी लोगों को चिट्ठी लिखी है, ट्वीट किया है और कहा है कि इस मामले में कार्रवाई करें। इस मामले में आर.के. पटेल जो एएसआई सुपरिटेंडेंट हैं उनका कहना है कि जो ये धर्मदंड अंदर ले जाना पूरी तरह से पविटेड है, इसलिए उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। हम इस मामले में जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि चूंकि खुद मुख्यमंत्री 2017 में यहाँ भगवाधारी हैं, तो सवाल ये है कि क्या भगवा वस्त्र पहना है तो क्या एंट्री ताजमहल में नहीं मिलेगी? ये तो मौजूदा सवाल है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मसले में 2-3 पहलू सामने आ रहे हैं। एक पहलू ये है कि सुरक्षा के लिहाज से रोका गया क्योंकि लोहे का दंड था, जबकि परमहंसाचार्य कह रहे हैं कि ये जो दंड था वो लकड़ी का दंड था, इसकी चेकिंग भी करा दी गई थी, उसके बाद भी उन्हें रोका गया। तो क्या किसी अधिकारी से बात हुई है, क्या किसी सुरक्षा कर्मी से हुआ क्या था वहां पर? देखिए इस पूरे मामले में चूंकि मैं वेस्ट गेट पर ही खड़ा हुआ हूं जहां
परमहंसाचार्य को रोका गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो व्यवस्था है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको जो नज़र आ रहा है, जो शेड नज़र आ रहा है, इससे होकर यहाँ टर्न स्टाइल गेट हैं, जैसे मेट्रो में जो गेट होते हैं ऐसे टर्न स्टाइल गेट के जरिए अंदर एंट्री होती है। पर यहाँ जो सुरक्षाकर्मी होते हैं CISF के, वो यहाँ जांच पड़ताल करते हैं और ऐसी कोई आपत्तिजनक ऐसे या कोई गुटखा है या कोई लाइटर है, ऐसी सारी चीजें होती है ताजमहल में। तो कोई अधिकारी वहां पर है आपके आसपास जिससे आप बात कर पाए नियमों को लेकर, किस तरीके के नियम होते हैं एंट्री के लिए? देखिए, RK पटेल जो ASI सुपरिटेंडेंट है, उनसे बात हुई तो वो इस मामले में अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए। उन्होंने जानकारी दी कि पश्चिमी गेट पर वो उपलब्ध हैं, उपलब्ध रहेंगे। लगातार कॉल किया जा रहा है लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि वो अपना इस मामले में बयान दें, क्योंकि जो भी कहा जाए ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी होल सोल जवाबदेही आर्कियोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट की रहती है, अधीक्षण पुरातत्वविद की रहती है। कुल मिला के देखिए, इस मामले में हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। कई सारे ऐसे यहाँ देखिए धार्मिक वेशभूषा में लोग अंदर जाते रहे हैं, लेकिन कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। हाँ, ये ज़रूर है कि फ्राइडे के दिन यहाँ एक अंदर मस्जिद है, वहाँ मस्जिद में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो नमाज अदा करते हैं। लेकिन और जो एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ये लगातार ताजमहल वर्सेस तेजो महल का जो प्रकरण है, इसको लेकर कई दफ़ा ये रहा है कि ताजमहल बेवजह सुर्खियों में रहा है। हो सकता है कि सिक्योरिटी के जो तमाम यहाँ पर्सनल्स हैं उनको इस तरीके से इनको डायरेक्शंस दी गई होंगी। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई संत महात्मा जिसका उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, जो अलीगढ़ से आया हुआ है, जो अयोध्या का एक बहुत जाना माना संत है, जो जगत गुरु रहे हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए ताजमहल अपने शिष्यों के साथ दीदार करना चाहते हैं। किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं, केवल सिंपल वो ताजमहल को देखना चाहते हैं। और ऐसे में वो भगवादारी हैं, उनके हाथ में धर्मदंड है, तो उस वजह से उस बिना पर उनको रोक दिया जाए। नितिन, देखिए, परमहंसाचार्य ने तो सीधे तौर पर कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर ये बात रखना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो पूरी जानकारी दें। और अब ये जो पूरी घटना है वो कहां तक जाती है, किस तरीके के पहलू इस पर सामने आते हैं, इस पर भी हमारी नजर होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर अमेठी से है, जहां अमेठी में सपा नेता की गुंडई सामने आई है, जहां उनकी मौजूदगी में एक दलित के कच्चे मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। असल में अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सराय राजशाह गांव के रहने वाले दलित दयाराम ने SDM अमेठी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि गांव की रहने वाले गुंजन सिंह और उनके करीबी ने उसके कच्चे मकान को JCB से गिरवा दिया। शिकायत मिलने के बाद SDM ने तत्काल इस पूरे मामले की जांच करने के लिए अमेठी SHO को भी पत्र लिखा। SDM का आदेश मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाते हुए वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दलित के कच्चे मकान को बुलडोजर से गिराए जाने का ये मामला है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। कब्जा कर रहे हैं हमारा। कौन कब्जा कर रहा है? राम सिंह गुंजन। अच्छा, किस लिए? अब वो गुंडागर्दी से हर चीज़ से भगा चाह रहे हैं, कब्जा करके जो है बेच रहे हैं। हाँ। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हो गई 3.5 बिस्सा या 4 बिस्सा होगा कुल मिला के। शिकायत किया आपने? हाँ, शिकायत किया, कोतवाली में एप्लीकेशन दिया। हाँ। और उसके बाद गया, रोक लगाया, वो थाने में नहीं हाजिर हुए। एक जमीन हम लोगों ने एग्रीमेंट कराई थी, वो भी क्या कहते हैं एक है, उसमें क्या कहते हैं हमारे साथ के रहने वाले हैं, क्या कहते हैं दीपक सोनी, वो उनके नाम था। जिसने खरीदा और जिसने बेचा दोनों पक्ष हमारे साथ है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो सुलह समझौते के तहत हम वहाँ पे गए। वो लोग की आपस में कुछ हुई तो उसके तहत उसमें अगर मेरा नाम डाला जाए तो ये चीज़ें गलत है। इस चीज़ों को मैं खंडन करती हूँ। जमीन संबंधी कोतवाली अमेठी के सराय रास्ता गाँव का है। इस संबंध में दयाराम आरोप लगाया कि हमारी जमीन पर। तो सपा नेता की गुंडई सामने आई है। बुलडोजर से एक दलित परिवार का घर गिरा दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अब इसी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरे सहयोगी अखिलेश भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सपा नेता की गुंडई देखने को मिली है, खुलेआम इस तरीके की गुंडई की गई है, दलित परिवार को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। क्या इस मसले पर अभी कोई कार्रवाई हुई है अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सराय रास्ता गांव का मामला है, जहां सपा नेत्री गुंजन सिंह का मकान था। वहीं उसी मकान के पास ही सपा नेत्री के करीबी ने करीब 4 दिन पहले एक जमीन का एग्रीमेंट कराया था। उसी जमीन को लेकर विवाद हुआ था, कब्जे को लेकर
वो व्यक्ति जो जिसने एग्रीमेंट कराया था वो गया था, उनके साथ गुंजन सिंह गई थी, जिन्होंने दबंगई दिखाते हुए पूरी तरह से जेसीबी से उस दलित के कच्चे मकान को गिरवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच की बात करी। कल काफी रात तक पूरे मामले पर बवाल होता रहा, थाने में भी काफी भीड़ थी, इसे लेकर फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने का सिलसिला तेजी से जारी है। मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। कई जगह प्रशासन की अपील का असर दिखाई दे रहा है, तो कई जगह खुद से ही लोग अपने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटा रहे हैं। मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, आगरा, लखनऊ, सीतापुर, कमोवेश हर जगह पर धार्मिक स्थलों से लोग खुद लाउड स्पीकर को उतार रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने की फाइनल रिपोर्ट सभी जिलों के अधिकारी को 30 अप्रैल तक अपर मुख्य सचिव को देनी है। यूपी में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने को लेकर गृह विभाग सख्त दिखाई दे रहा है, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। और चलिए अब आपको 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर की है, जहां पर शाहपुर इलाके में धर्म गुरुओं ने लाउड स्पीकर को उतरवाया है। प्रयागराज में 30 अप्रैल तक अल्टीमेटम का असर दिखाई देने लगा है। अब यहां प्रशासन के एक्शन से पहले ही ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। बात अगर वाराणसी की करते हैं तो यहाँ पर अर्दली बाजार महावीर मंदिर से लाउड स्पीकर उतारना सफल संदेश देने की कोशिश की गई, उसकी तस्वीर सामने आई। अब भक्त बगैर लाउड स्पीकर के ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही असर गोरखपुर में भी देखने को मिला। यहाँ गोरखनाथ मंदिर से लाउड स्पीकर के मुख्य भाग को मंदिर की ओर से घुमा दिया गया ताकि आवाज बाहर तक ना पहुंचे। उधर सीतापुर में भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। इसके अलावा भी बाकी शहरों में ये एक्शन जारी है, क्योंकि प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम है, लाउड स्पीकर को हटाना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेश, क्योंकि 30 तारीख तक का अल्टीमेटम है और उसका असर भी अब दिखाई दे रहा है जगह जगह पर। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि हर जिले में क्या स्थिति है। लखनऊ की अगर बात करें तो देखिए कल जो अभियान चला यहाँ पर डीसीपी पश्चिम की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, तो लखनऊ में पुराने लखनऊ का जो इलाका है यहाँ पर बड़ी संख्या में धर्मस्थल है और करीब 433 धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर या तो हटवाए गए, यहाँ पर उनकी जो आवाज़ थी वो कम कराई गई। तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि 433 धर्मस्थल, उसमें सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से जुड़े हुए स्थल थे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो या अन्य धर्मस्थल, सभी जगह पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई से पहले सभी को एक दिन पहले नोटिस दे दिए गए थे और एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर हटवाए गए। सबसे अच्छी चीज़ देखिए जो देखने को मिली है राजधानी लखनऊ के, अगर हम बात करते हैं कि जो धर्मगुरु हैं वो खुद इस चीज़ में सहयोग करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो फिर बात हो मौलानाओं की या फिर बात हो हिंदू धर्मगुरुओं की, सभी जगह पर इसमें लेकर उनका पूरा सहयोग मिल रहा है, ये पुलिस का भी कहना है। और ये अभियान फिलहाल जारी रहेगा। 30 तारीख तक देखिए पूरे प्रदेश से रिपोर्ट आएगी और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आप शुरुआत जब हुई थी तब आप जाइए तो ये पता चलेगा कि जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए तो जो शुरुआत हुई इनको हटाने की, आवाज़ धीमी करने की, तो उसमें गोरखनाथ मंदिर था, उसमें मथुरा था। यानी एक मिसाल पेश करने की भी कोशिश की, अगर कोई निर्देश है तो वो सभी धर्म के लोगों के लिए। यही वजह है कि ऐसे में जब ये देखा गया कि कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, तो सभी धर्म के लोगों ने इसमें सहयोग करना शुरू कर दिया है। कहीं पर आवाज़ धीमी की गई, कहीं पर अगर एक्सेस लाउड स्पीकर लगे थे तो जो एक्सेस थे उनको हटाया गया है। तो ये सारी कार्रवाई लगातार जारी, आज भी कार्रवाई जारी रहेगी और 30 तारीख तक इसकी एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो डीएम के माध्यम से सभी जिलों के अपर मुख्य सचिव गृह को जाएगी। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट एक देंगे, तो उसके आधार पर देखा जाएगा कि कहां पर कितनी कार्रवाई हुई है। बहरहाल अगर हम अभी तक की बात करें तो पूरे प्रदेश में कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से चल रही है और क्योंकि वक्त कम रह गया है, आज अगर आप देखते हैं तो जिस साथ आज 27 तारीख हो गई, तो ऐसे में अब वक्त कम है, 3 दिन बाद पूरी रिपोर्ट जानी है, तो अब और तेज़ी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। और शैलेश, जैसा कि आपने कहा कि अच्छी बात यह है कि हर जगह पर लोग सहयोग भी कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, जहां से भी लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है या अधिकारी उतरवा रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये एक अच्छा मैसेज भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में जागरण को लेकर बीजेपी नेता और इंस्पेक्टर सिविल लाइन आमने सामने आ गए। दोनों की बातचीत का एक वीडियो सामने आ चुका है।
एबीपी गंगा हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। भाजपा नेता ने दावा किया कि इंस्पेक्टर ने कहा कि हाईवे पर जागरण नहीं होने दूंगा। हाशिमपुरा इलाके में 2 मई को जागरण होना है। भाजपा नेता ने दावा किया कि वो हर साल जागरण करवाते हैं, लेकिन इस बार दारोगा जागरण पर रोक लगवा रहे हैं। बीजेपी से कमल दत्त शर्मा ने 2022 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया तो मान सम्मान के लिए। आप हमारे कार्यकर्ता की हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति, मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आप बिना कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए अनुमति, आप सुनिए 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 आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया तो मान सम्मान के लिए। माता के जागरण के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, एक दूसरे पे जाने के लिए पासपोर्ट थोड़ी लगता है तो सब हिंदुस्तान में ही ना। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई जगह है, अगर दूसरा पक्ष कुछ कर रहा है तो वो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से करे। हम अपने पूजा पद्धति के हिसाब से कर रहे हैं, हम किसी को चुनौती थोड़ी दे रहे हैं। और अब बात सीएम योगी की करेंगे, जो कि इन दिनों काफी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लगातार अधिकारियों पर कार्रवाई से लेकर भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस वाली नीति दिखाई दे रही है और आज शाम वो एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश के सभी अधिकारी एक साथ जुड़ेंगे। सीएम पहली बार इस तरीके की मीटिंग लेने जा रहे हैं, जिसमें एडीजी होंगे, आईजी होंगे, डीआईजी होंगे, सभी जिलों के डीएम होंगे, एडीएम होंगे, एसडीएम होंगे, एसएसपी, एसपी, इसके अलावा सभी डिप्टी एसपी, दारोगा इंस्पेक्टर इस मीटिंग में पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। बैठक का वक्त शाम 6 बजे का रखा गया है और बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होने वाली है। हालांकि एजेंडा क्या होगा मुख्य रूप से ये किसी भी अधिकारी को पता नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक होने जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस होगा, महामंथन एक तरीके से माना जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से इसका एजेंडा क्या है मीटिंग का, ये शाम 6 बजे पता चलेगा। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर दे दें, यूपी में लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी हो रही है। सिस्टम का नेटवर्क बनने से इमरजेंसी के मरीजों को राहत भी मिलेगी और हादसा होने पर उस इलाके के अस्पताल में तत्काल मिल सकेगा इलाज। घायलों को हर समय मॉनिटर किया जाएगा। नेटवर्क से प्रतिदिन 40,000 कॉल रिसीव करने की तैयारी भी हो रही है। नेटवर्क के तहत कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप भी तैयार होगा और इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम से लेवल 1 के 6 इमरजेंसी चिकित्सक केंद्र, लेवल 2 के 12 अस्पताल और 1000 सीएससी जोड़ने के कार्यक्रम होंगे। जोड़ने का पूरा प्लान रखा गया है। लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं और इससे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा।